अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे सौता दिल का नावल की एपिसोड नंबर 19 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। व्हाट द हेल, गाड़ी को क्या हुआ? उनकी गाड़ी एक वीराने में आकर रुकी थी जब उसने खौफज़दा होकर स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा और फिर एहतियातन डैशबोर्ड से अपनी गन को उठाकर गाड़ी से बाहर निकल गया। जुनेशा, बाहर आ जाएं, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। मैं ठीक कर दूँ, उसकी साइड का दरवाज़ा हाथ बढ़ाकर खोलता हुआ बोला, जिस पर उसने उसके हाथ में पकड़ी उसकी गन मैगजीन को हरासा निगाहों से देखा। तुम्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि ये तो हमारी सेफ्टी के लिए है। वो एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी गन को देखते बोला और फिर धीरे से मुस्कुराकर उसे अपने कोट की साइड पॉकेट्स में छुपा दिया। नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ आपसे, बस अपनी बात को अधूरा छोड़ते हुए वो सर झटक कर उसके दरवाज़ा खोलने पर बाहर आ गई, जबकि उसने अपनी गाड़ी का बैक डोर खोलकर इसमें से टूल्स और एक नए टायर को निकाला और फिर टूल्स की मदद से गाड़ी को ऊंचा करके पुराने टायर को हटाकर उसकी जगह नए टायर को फिट कर दिया था। अपना काम मुकम्मल करने के बाद उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बिठाया और गाड़ी के दरवाजे पर अपनी कोहनी को टिकाकर उसकी तरफ झुका। मेरे लिए तुम्हारी नीली आंखों की बेयकीनी जाने क्यों भाती नहीं है मुझे। अगर मुझ पर एतबार है तो पूरा पूरा करो, नहीं तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। मेरा मुआवजा उस घटिया मर्द के साथ करो। वो उसकी सहमी हिरने जैसी नीली आंखों में देखता चुभते हुए लहजे में बोला, और बात सुनो, तुम महफूज हो जब तक मेरे साथ हो। वो इसकी साइड का दरवाज़ा बंद करते हुए अपनी साइड पर घूमकर दूसरी साइड पर आया और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। मेरी बहन खुश नहीं है तुम्हारे साथ आरिस। तुम अपनी मरहूमी का बदला हमसे यूं लोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था, वो उससे कहना चाहता था। वो उसे सही सलामत उसके मुहाफ़िज़ीन के पास पहुंचा देगा। बदले में वो सिर्फ उसकी बहन की खुशियों के लिए दुआ कर दे। ये सोचकर कि क्या पता इस मज़लूम के मुंह से निकली दुआ उसकी बहन की ज़िंदगियों में खुशियों के रंग भर दे। लेकिन फिर अपनी अना और मगरूरियत के चलते वो रुक गया। उसकी अना ने उसे इजाज़त नहीं दी कि वो अपनी बहन की खुशियों के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाए। उसने सोच लिया था कि वो अब खुद आरी से टोटोक बात करेगा और फिर एक सरसरी नज़र उस पर डालकर उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। उसकी गाड़ी ने अभी चंद किलोमीटर का फासला ही तय किया होगा कि जब एक झटके से की आवाज़ से उनकी गाड़ी दरमियान रास्ते में झटका खाकर फिर से रुक गई। क्या मुसीबत है? अभी तो टायर। अभी वो कुछ कहता जब उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग होना शुरू हो गई। है सुनेशा, रिलैक्स, घबराओ नहीं। गाड़ी बुलेट प्रूफ है। जबकि फायरिंग की आवाज़ सुनती सुनेशा की चीखें निकल गईं। उसने उसका हाथ थामकर उसे पुरसकून करना चाहा। खानज़ादा साहब, गाड़ी से बाहर निकलो, नहीं तो हम तुम्हारी गाड़ी को आग लगा देंगे। फायरिंग होना बंद हुई तो इनकी गाड़ी का किसी ने शीशा बजाकर उसे धमकी दी और उसकी गाड़ी पर पेट्रोल का छिड़काव करना शुरू कर दिया। किसके आदमी हो? उसने बिना डरे बेखौफी से उनसे सवाल किया। हम कौन हैं और किसके आदमी हैं, ये भी तुमको खानज़ादा साहब बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन पहले गाड़ी से बाहर निकल आओ। क्यों बुज़दिलों की तरह गाड़ी का सहारा लेकर उसकी आड़ में चुप रहे हो? हाँ हाँ, इनमें से एक इसको गाड़ी से बाहर ना निकलते देख कहका लगाते बोला। इकराम जानता था ये महज उसे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कह रहा था ताकि वह गाड़ी से बाहर निकल आए, लेकिन असल मसला जुनैशा थी, जिसकी वजह से उसकी स्टीयरिंग पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत हुई। लब भेज कर एक नज़र डरे सहमे जुनैशा के वजूद को देखा। हम 3 तक गिनेंगे, अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे तो हम तुम्हारी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क आग लगा देंगे। उन्होंने इतना कहकर उसकी गाड़ी पर पेट्रोल का छिड़काव करना शुरू कर दिया। 1 2। अरे वाह खान, क्या बात है। हमारी गिनती पूरी होने से पहले ही निकल आए हो। उससे पहले उनकी गिनती मुकम्मल होती वो एक फैसला करता। गाड़ी से बाहर निकल आया। उसे बाहर निकलते देख उनमें से एक आदमी ने उस पर तंज किया, जबकि उसने उनके तंज को बराबर इग्नोर करते हुए अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर उनको देखा, जो तादाद में 10-12 थे और हथियारों से लैस थे, जिन्होंने उसकी गाड़ी को अपने घेराव में ले रखा था। इससे पहले ही समझ जाना चाहिए था उसकी गाड़ी का टायर एक झटके से पंक्चर होना किसी हादसे की पेशगी इतला थी, लेकिन जो कि उनकी गन के आगे
साइलेंसर लगे हुए थे, तभी वो गोली चलने की आवाज़ को सुन न सका और ना ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने महसूस किया कि वो चारों ओर से फंस चुका था। उसे इस वक्त अरबद खान और उसकी की गई हदायत शिद्दत से याद आई। उसने सख्ती से अपने लब को भींच लिए। एक ऑफर है तुम सबके लिए, मेरे लिए काम करो, क्या पता तुम सबकी जिंदगियां संवर जाएं। उसने बड़े रिलैक्स मूड में इनके लीडर के रूबरू होकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए इन्हें अपनी तरफ से एक मखसूस ऑफर की। खान, हमारे पास भी तुम्हारे लिए एक ऑफर है। इस क़यामत को हमारे हवाले कर दो और बदले में क्या पता हम तुम्हारी जान बख्शी कर दे। शीशे के पार नजर आते उसके नाजुक वजूद को एक नज़र देकर वो उसकी तरफ खबासा से चेहरा करके उसे आंख मारकर कमीनेपन से बोला। अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो साले मैं तुम्हारी आंखों को निकाल कर अपने पालतू कुत्तों को खिला दूंगा। वह पल में इस पर चील की मांझ झपटा था। उसे परवाह नहीं रही कि वो इस लड़ाई में मारा भी जा सकता था, जबकि वो घटिया शख्स मकरू कह के लगाते मार खाता रहा, जबकि उसके इशारा करने पर उसके आदमी ने जुनेशा को खींचकर उसकी गाड़ी से बाहर निकाला था। उसे होश तो तब आया जब उसने जुनेशा की चीखों पुकार को सुना, जो उस आदमी की गिरफ्त में फड़फड़ाते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिशों में थी। दफातन उसका गिरबान छोड़कर उसने अपने कोट में छुपी गन को निकालकर उस आदमी पर फायर कर दिया, जिस पर गोली लगते ही वो वहीं पर लड़खड़ाते हुए ढेर हो गया। वह भागकर उसकी जानिब आया। जुनेशा, आर यू ओके? जस्ट रिलैक्स जुनेशा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके गालों पर हाथ रखकर उसने उसके खौफ को कुछ कम करना चाहा। खान, हमें तुम्हें जिंदा पेश करने की सिफारिश दी गई है। तुम्हारे साथ जो करेंगे वो हमारे मालिक करेंगे, लेकिन अगर तुम इस लड़के को हमारे हवाले कर दो तो हम फिर से कहते हैं तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। उस लड़की के लिए अगर तो हमें अपने मालिक से गद्दारी करनी पड़ जाए तो हमें वो भी कबूल है। बस एक बार हाँ बोल कर तो देखो। वो एक बार फिर इस लड़की को खबासा से देखते बोला। नहीं, मुझे इनके हवाले नहीं करें। जबकि जुनेशा इनके मुतालबे को सुनती उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हिचकियों के दरमियान बोली, जबकि उसने एक नज़र अपने बाजू को देखा जिसकी नाजुक उंगलियों का लम्स उसके वजूद में पेवस्ता हो रहा था। उसने एक झटके से उसे अपने पीछे करके उसके वजूद को पल में अपने कंधे की ओट में छुपाते हुए इन गलीज हवस भरी नज़रों से छुपा लिया और फिर अंधाधुंध उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जबकि मुकाबले उसके अचानक से ही फायरिंग करने पर बौखला गए थे, जिसके चलते इसकी फायरिंग के बदले में उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इस पर गोलियां बरसा दी। ये सिलसिला शायद यूं ही जारी सारी रहता, जब पुलिस सायरन की आवाज़ से इन गुंडों ने अपना बचाव करते हुए अपनी गाड़ियों की तरफ भागे। जबकि इकराम खानज़ादा इन गाड़ियों के मखसूस सायरन की आवाज़ को सुनकर मैंने खेजी से मुस्कराया। वो अपनी गाड़ियों से कुछ दूर ही होंगे जब उन पर पीछे से गोलियों की बौछार होना शुरू हो गई, जबकि इस दौरान उनका एक आदमी इकराम खानज़ादा की बेखबरी का फ़ायदा उठाते हुए पीछे की तरफ आया और उसने जुनेशा पर अपनी गन का निशाना बांधा। अभी वो इस पर निशाना बांधकर उस पर गोली चलाता जब पीछे से लगने वाली गोली से वो लड़खड़ाते हुए ज़मीन पोस हुआ था। जबकि गोली की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो अरबद खान खड़ा था, जिसने उसके दुश्मन को मार गिराया था। वलीद अकबर, तुम अपने साथियों को लेकर इस जीप का पीछा करो। उनको जिंदा पकड़कर हमारे फार्म हाउस तक पहुंचाओ। जिस पर उसने जीप में बैठे ही मुअत्तब अंदाज में अपना सर हिलाया और फिर वो अपनी जीप और अपने पीछे गार्ड्स की दो गाड़ियों को इशारे से अपने पीछे आने का कहकर इन गुंडों के पीछे हो लिया। जबकि इसके जाने के बाद अरबद खान उसकी तरफ बढ़ा। खान सर, आप ठीक तो हैं? वो उसके पास आकर फिरकर मंदी से बोला। परेशानी के तासरात को उसके चेहरे पर साफ आया थे। वो इकराम को लेकर कितना परेशान हुआ था ये तो सिर्फ वही जानता था। जब से उसने सुना था कि वो जुनीशा को छोड़ने अकेले जा रहा था, तब से उसके हलक का रवा रवा सूख रहा था। उसके सर पर कोई हमला ना कर दे। बिलाखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। मैंने वहां तुम्हें घर की हिफाजत के लिए तैनात किया था। उसने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए बदले में उसे सवाल करते चिल्लाकर बोला। खान सर, मैं रईस खानजादा को घर की हिफाजत के लिए छोड़ आया हूँ। आप बताएं, आपको कहीं लगी तो नहीं? वो उसकी तरफ बढ़ता फिक्रमंदी से बोला। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बुलेट प्रूफ जैकेट थी मेरी, इसीलिए बचत हो गई, वरना जितनी मुझ पर उन्होंने गोलियां चलाई मेरा मरना आज तय था। वह नापी लबों पर धीमी सी मुस्कान सजाए बोला। अल्लाह पाक का करम है हम पर, लेकिन खान सर, आपके हाथ से ये खून की बूंदें
اس کے ہاتھ سے بہتے خون کی طرف اشارہ کرتے تشویشی انداز میں بولا، آئی تھنک جب مت بھیڑ ہوئی ہوگی تو میرے ہاتھ میں کچھ لگ گیا۔ وہ لاپرواہی سے بولا، خیر چلو فرسٹ ایڈ باکس سے لے کر آؤ اور میرے ہاتھ کی ڈریسنگ کر دو۔ تب تک اشرف اربد خان کے پیچھے کھڑے اپنے گارڈ سے مخاطب ہوتے ہوئے، آپ گاڑی کے ٹائر ٹھیک کر دیں۔ وہ اس گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہہ کر اب زنیشا کی طرف بڑھا۔ آر یو اوکے؟ اس نے کہا ہاتھ سے زنیشا کو دائیں کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنے سامنے کرتے نرم لہجے میں پوچھا۔ بدلے میں اس نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ وہ اس کے خوف سے کپ کپاتے وجود کی لرزش کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ زنیشا وہ چند پل اسے خاموشی سے تکتے رہنے کے بعد اس سے پہلے وہ اسے ہم کلام ہوتا جب اپنے گارڈز کے مداخلت کرنے پر وہ سر جھٹک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سر گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، اس کے گارڈ نے سر جھکائے مؤدب انداز میں اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، آؤ زنیشا گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اس کے سفید مومی ہاتھ کو تھام کر اپنی سیاہ رینج کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گاڑی میں اسے بٹھایا اور اس کے اربد خان نے اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کی۔ اربد خان، مجھے وہ سب صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے پہلے اپنے فارم ہاؤس پر چاہیے۔ گاٹ اٹ؟ وہ اپنے زخمی ہاتھ کی طرف دیکھتا گہرے پرسوچ انداز میں بولا۔ سر آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جیسا آپ چاہیں۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتا حامی بھرتے بولا۔ اس کے بعد اربد خان نے اس کے لیے اس کی سیاہ رینج کا دروازہ کھولا اور پھر اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ گھوم کر دوسری جانب آیا۔ گڑیا آپ ٹھیک ہونا؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا میٹھے لہجے میں بولا جس پر اس نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ لالا میں ٹھیک ہوں۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ کیسے ان دو مردوں نے اس کی زندگی میں آ کر اس کی عصمت کی حفاظت کی۔ کیا دنیا میں کوئی ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو نفس کے غلام نہیں ہوتے بلکہ ان کا نفس خود ان کی غلامی کرتا ہے؟ اس سوچ کے آتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اربد خان کے مخاطب کرنے پر وہ نم آواز میں بولی جبکہ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اربد خان کو واضح محسوس ہوئی۔ لیکن پھر اس کے لالا کہنے پر وہ جی جان سے مسکرایا تھا اور پھر اسے تسلی و تشویش دیتے ہوئے آگے بڑھ کر کار دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ڈرائیور نے گاڑی کو سٹارٹ کر دیا جبکہ اس کے اشارہ کرتے ہی ان کے گارڈز کی گاڑیاں بھی ان کے پیچھے چل دیں۔ اب منظر کچھ یوں تھا، ان کی حفاظت کے لیے پیچھے 3 گاڑیاں تھیں جبکہ آگے تو اربد خان پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ وہ اکرام خان زادہ کو اکیلے چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا جبکہ وہ یہ جانتے ہوئے کہ دشمن اس پر حملہ کسی بھی وقت اپنا حملہ کر سکتے ہیں اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ گارڈز کی ہمراہی میں ان کا کارواں یوں ہی جارو ساری رہا تھا جب ان کی گاڑیاں بہاولپور کے حدود میں داخل ہوتی ہوئیں ایک مخصوص گھر کے آگے رکی تھیں جبکہ اس گھر کے در دیوار کو دیکھتے زنیشا کی ویران وحشت زدہ نیلی آنکھیں ایک طویل مدت کے بعد اپنی آرزوئیں پوری ہونے پر خوشی سے جگمگائی تھیں اور اس کے لب ایک اندیکھی دنیا کی حسین ترین مسکراہٹ میں ڈھل کر مسکرائے تھے، ایسی حسین مسکراہٹ جس کا اس دنیا میں شاید ہی کوئی نعم البدل ہو۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے پیارے ریڈرز اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔